नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं प्रशांत मामानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 8 सितंबर 2022 है। दोस्तों हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द स्पिरिट ऑफ 1971 द हिंदू का ये आर्टिकल है, इंडिया बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है, लेबरिंग ऑन रिफॉर्म फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, द बर्डन दैट विमेन बेयर द हिंदू का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें ग्रास रूट लेवल के रियल पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक शैडो 377 एक आर्टिकल है और ये भी द हिंदू का ही आर्टिकल है। टाइम फॉर ए जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द स्पिरिट ऑफ 1971 द हिंदू। दोस्तों बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ। अब दोनों देशों के बीच में 7 एग्रीमेंट्स हुए हैं और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई है तो दैट इज पानी के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट। पिछले 26 सालों में पहली बार वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नंबर 2 अगर मैं कहूं प्रायोरिटी वाइज तो दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ध्यान रखिए यहां पर ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत है उसकी शुरुआत हुई है। दैट मींस एक सीड जो है वो हमने प्लांट कर दिया है। आने वाले समय में लेट्स से 1 साल 2 साल, आई डोंट नो व्हेन, लेकिन एक दिन आएगा जब भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इट्स लाइक जैसे कोई भी हमारे देश के राज्य को पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र से अगर छत्तीसगढ़ कोई सामान भेज रहे हैं उतना इजी होगा, राइट। कोई टैक्स वैक्स ये सारी चीजें जो है वो चली जाती है जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक देश के साथ साइन कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और लेट मी टेल यू ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी और डिटेल्स यहां पर ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है कि 100% सारी चीजें जो हैं उस पर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये दोनों देश जो हैं वो तय करते हैं कि कितनी चीज़ों, कई बार ऐसा होता है कि 90% जितनी चीज़ें जो हैं वो लेट्स से बांग्लादेश से इंडिया आ पाएगी विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी और भारत से लेट्स से 81% जितनी चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश जा पाएगी विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी। तो इस प्रकार की एक, दिस इज ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक इमेजिनरी एग्जांपल है आपको समझने के लिए, लेकिन ऐसा होता है, राइट। ऐसा नहीं है फिर 100% चीज़ें जो है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 3 इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलरली इन द रेलवे सेक्टर। वाई रेलवे सेक्टर? नवीनों के दोनों देशों के बीच में लैंड बाउंड्री है, राइट। एक वक्त था जब एक ही देश था ना, 1971 का स्पिरिट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी चीज आपको पता होगी कि कैसे युद्ध हुआ और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ ऑफकोर्स, और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो मैं उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आज का ये आर्टिकल जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बट एक जॉइंट हिस्ट्री है। हमारे देश की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री अगर किसी देश के साथ है तो दैट इज बांग्लादेश। और अच्छी बात यह है कि दोनों देशों ने जो लैंड के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज थे, बॉर्डर के साथ जुड़े हुए सारे इश्यूज थे, वो भी सॉल्व कर लिया है। 2015 में ही वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। तो लैंड के साथ जुड़े हुए कोई डिस्प्यूट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में नहीं है। तो रेलवे जो है तो एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी क्वांटिटी में आप सामान जो है वो एक देश से दूसरे देश, इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं और लोगों को भी आप लोग भी कम्यूट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो रेलवे के साथ जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो आप समझ लीजिए परमानेंट है, राइट। परमानेंट बेनिफिट हमें इनके मिलते रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उसके बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहा है, राइट, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये रेड वाली, दिस इज बेसिकली बांग्लादेश, राइट, ये बांग्लादेश है। ओके, अब कौन सी नदी की बात हो रही है यहाँ पर? कुशियारा, राइट, कुशियारा नदी, ये कहां पर है? तो आप अटेंशन पे कीजिए, दिस इज हियर। देखिए आपने इस नदी को, दिस इज कुशियारा। में थोड़ा जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूं, फिर पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। अब सारी की सारी नदी जो है वो आप याद नहीं रख पाएंगे व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड बांग्लादेश, लेकिन बड़ी बड़ी नदियां जो हैं उसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। जैसे कि अब कुशियारा जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। जब इंडिया और बांग्लादेश रिलेशनशिप की बात करें तब
तीस्ता रिवर जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बारे में भी थोड़ी हम बात आज करने वाले हैं। होपफुल साइन ऑन रिजॉल्विंग वाटर मैनेजमेंट, 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। कितनी रिवर्स हैं? 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स है। ट्रांस बाउंड्री यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाली नदियां। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। और पानी जो है वो एक बहुत ही कंटेंशियस इश्यू है। कंटेंशियस यानी कि एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी पानी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उनको राइट अमाउंट में पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो भी चिल्लाएंगे, वो अपनी सरकार को कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया से डर रहे हैं, ये वो एक्सेट्रा। फिर सरकार कहेगी कि नहीं हम डर नहीं रहे हैं, फिर वो भारत के साथ डिस्कशन करेगा, ये वो। तो अगर हमें रिलेशनशिप को और ऊंचाई पर ले जाना है तो उनके किसानों के हित के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर नदियां जो हैं वो भारत से ही बांग्लादेश जा रही है, इज़न्ट इट? तो ये जो ट्रांस बाउंड्री रिवर के साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, वाटर मैनेजमेंट जो हैं, वाटर मैनेजमेंट या फिर वाटर एग्रीमेंट के इश्यूज जो हैं, रिवर एग्रीमेंट जो हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। While there has been a smaller agreement on the withdrawal of 1.82 cusecs from the Feni in the interim period, अभी क्या डिसाइड हुआ है कि जो फेनी है, फेनी नदी जो है, तो उसमें से 1.82 क्यूसेक्स जो हैं इसको विड्रॉ किया जाएगा। ये इंटरिम पीरियड के लिए है, टेम्पररी है। The Kushiara Agreement is the first time the center has been able to bring on board Assam and other northeastern states for the agreement since the 1996 Ganga Water Treaty. 1996 में जब गंगा वाटर ट्रीटी हुई, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो कुशियारा एग्रीमेंट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दूसरे राज्य जिनसे ये पर्टिकुलर नदी गुजरती हैं, जिसमें आसाम और दूसरे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो इनको ऑन बोर्ड ला पाया कि हम बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट कर लें। तो ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया, क्योंकि बाकी के राज्य जो हैं उनका समर्थन था। कुछ सालों पहले की बात है, 2011 की बात है, जब तीस्ता एग्रीमेंट जो है वो साइन होने ही वाला था। ऐसा हो रहा था कि हमारे मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो बांग्लादेश जा रहे थे, और उस समय पर भी चीफ मिनिस्टर थे ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो है वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ बांग्लादेश जाने वाले थे, और वहां पर जाकर ये तीस्ता एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सीएम ममता बनर्जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ नहीं गए, और ये हमारे देश के लिए एक शर्म की बात थी, क्योंकि वहां पर वो ऐसा था कि नहीं तीस्ता एग्रीमेंट जो है वो साइन हो ही जाएगा। तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो इससे खुश नहीं थी ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो विलन है, नो, उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं, उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ऑन बोर्ड लाए और उनको समझाए। तो आज भी ये तीस्ता एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाया है, और कोशिश तो चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बांग्लादेश भी कोशिश कर रहा है, वेस्ट बंगाल की सरकार भी कोशिश कर रही है कि ये चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ है। बट दिस इज ए बिग थिंग। तीस्ता एग्रीमेंट जो है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खास करके देखिए किसानों के लिए तो है ही, लेकिन पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि मिस हसीना जो हैं वो अब इलेक्शन फेस करने वाले हैं। वो 3 टर्म से बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और नेक्स्ट ईयर वो 4th टर्म के लिए भी खड़े होंगे। तो अगर वो भारत आते हैं और भारत से उनको अच्छी डील मिलती है, राइट, तो उनका जो एक उनका एक वर्चस्व जो है, उनका जो एक वेट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, वो बढ़ेगा अपने देश में। तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, हमें इनको वोट दिए। ये सारी चीज़ें जो है वो भी करनी पड़ती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे देश के लिए तो मिस हसीना जो है वो बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं, काफ़ी एक नए लेवल पर रिलेशनशिप चले गए। 2009 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और तब से लेकर आज तक रिलेशन जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है। चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, रिलेशन हमेशा इम्प्रूव ही हुआ है। उनका सबसे बड़ा फोकस जो था इस विजिट का, मीन्स फोकस जो है इनफैक्ट, दैट इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। भारत का जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है वो ना के बराबर है, क्योंकि बांग्लादेश में दुनिया के बहुत सारे देशों ने, खास करके अगर हम कपड़ों की बात करें, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो बहुत सारे देशों ने वहां पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन भारत का इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो वहां की सरकार चाहती है कि हम और ज्यादा पैसे वहां पर इन्वेस्ट करें।
Miss Hasina made particular mention of two dedicated special economic zones for Indian companies. उन्होंने दो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बांग्लादेश में हैं, जो भारत की कंपनीज को बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनके भी नाम लिए, मोंगला एंड मिरसाराई। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में पूछे जाए कि ये कहां पर हैं। मोंगला पोर्ट, बांग्लादेश, राइट। फिर आपको ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दिए जाएंगे। मैच द फॉलोइंग भी इसके ऊपर से पूछा जा सकता है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम्स। क्लोजर एंगेजमेंट इन ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। जो रिलेशनशिप है हमारा दोनों देशों की, यही कोशिश रही है कि हम और ज्यादा व्यापार करें, अच्छी कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज की कनेक्टिविटी, और दोनों देशों के बीच में जो लोग हैं, दोनों देशों के जो लोग हैं उनके बीच में और भाईचारा बढ़े, पीपल टू पीपल टाइज जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो, ये कोशिश हमेशा दोनों देशों की रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिस हसीना जो है वो 2009 से पावर में है, और उस टाइम पर क्या था, बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे जो भारत के लिए, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स और ये सारी टेररिज्म की ट्रेनिंग जो है तो वो फिर भारत के लिए यूज होती थी, भारत के खिलाफ इनफैक्ट, कि भारत के ऊपर अटैक करना, ये सारी चीजें। तो मिस हसीना जब पावर में आई तो उन्होंने क्या किया, ये सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करवा दिया और कुछ 20 जितने वांटेड क्रिमिनल्स जो थे, टेरर सस्पेक्ट्स थे, उनको भारत के हवाले सौंप दिया। तो इससे दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। वी आर बेस्ट बडीज यू कैन से। एंड अब हमें बांग्लादेश जो है उनके जो कंसर्न्स हैं उनको लेकर भी इक्वली सेंसिटिव होना पड़ेगा, और खास करके जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनके बारे में कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, ऐसी ऐसी कमेंट्स करते हैं, खास करके रूलिंग पार्टी के लोग, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उनको कहते हैं कि ये दीमक हैं, टर्माइट्स हैं, राइट। जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बांग्लादेश से हमारे देश में आ जाते हैं तो वो हमारे हमारे देश को खोखला बना रहे हैं। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और दूसरे ऐसे रेफरेंसेस को लेकर कहते हैं कि हम एक दिन अखंड भारत बनाएंगे और बांग्लादेश को भी हड़प लेंगे। इस प्रकार की कमेंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि हमारा फोकस जो है वो कोऑपरेशन पर होना चाहिए। प्रेजेंट पर हिस्ट्री तो अच्छी है ही, प्रेजेंट भी अच्छा है, फ्यूचर को कैसे और ज्यादा अच्छा बनाए उसके ऊपर, और स्पिरिट ऑफ 1971 को ध्यान में रखते हुए, उसको ज़हन में रखते हुए हमें दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दिस इज बेस्ट फॉर बोथ, दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बांग्लादेश एंड इंडिया। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टाइम फॉर अ जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज। द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। आने वाले समय में अक्टूबर में ओली जो उत्तराखंड में है वहां पर भारत और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होगी, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। अब ये जो औली हैं ये 10,000 फीट ऊपर हैं और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ 95 किलोमीटर दूर हैं। तो ऑफ कोर्स चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से खुश बिल्कुल नहीं होगा। अब दोनों देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज तो होती रहती हैं, एयर एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज होती रहती हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब हम एक नए डोमेन में कदम रखें। इंडिया और यूएसए जो हैं उनको मिलकर जॉइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज करने की शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है और कुछ लॉजिकल पॉइंट्स भी हमें सिखा रहा है, राइट। अगेन लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह आर्टिकल यह कह रहा है कि भारत और यूएसए को अब मिलकर जॉइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत भी कर देनी चाहिए। 3 चीजें हैं। नंबर 1, इंडिया के डिफेंस जो इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप है उसको एक नए ऑर्बिट में, एक नए डोमेन में लेकर जाएगा। एयर, लैंड, सी, ये डोमेन में तो हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। अब स्पेस में भी एक नए डायमेंशन, एक नए ऑर्बिट में हम एंटर करेंगे। फिर जो हमारा कॉमन दुश्मन है दैट इज चाइना ऑफ कोर्स, तो उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाएगा। और तीसरी चीज है कि इसकी एक रिपल इफेक्ट जो है वो हमें क्वाड और दूसरे फ्यूचर में दूसरे देशों के साथ भी मिलकर हम स्पेस एक्सरसाइज जो है वो कर पाएंगे। स्पेस जो है एक बहुत ही क्रिटिकल कोऑपरेशन का एरिया है। ये बात DTTI यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो भारत और यूएसए के बीच में हुआ, तो उसमें भी ये पॉइंट जो है वो स्पेस को लेकर हाईलाइट किया गया था। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि
भारत और यूएसए का एक कॉमन दुश्मन है, दैट इज चाइना। और वी नो इट वेरी वेल, जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो यही सिचुएशन यहां पर बन रही है। स्पेस एज अ मिलिट्री डोमेन इज वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। 2019 में यूएसए ने अपने एयरफोर्स के तहत स्पेस फोर्स की स्थापना की और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स की स्थापना की, दैट इज यूएसए इन 2019। और भारत जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे स्पेस के साथ जुड़ी हुई, तो सिविलियन स्पेस एजेंसी ही थी हमारी। स्पेस वाज अ सोल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविलियन स्पेस एजेंसी, दैट इज ISRO। लेकिन फिर 2019 में चीजें जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो गई। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की, मिशन शक्ति इसका नाम दिया गया, राइट, मिशन शक्ति, ये याद रखिएगा। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज ASAT? इसमें बेसिकली ऐसा है कि जो पृथ्वी है उसके सरफेस से, यानी कि जमीन से, आप समझ लीजिए लैंड से एक मिसाइल को छोड़ा जाता है कि हमारे देश के ऊपर से लेट्स से कोई सैटेलाइट गुजर रहा है और ये दुश्मन का सैटेलाइट है, तो इसको गिराने के लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जमीन से उसको छोड़ा जाता है और फिर वो स्पेस में जाकर उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसी एक एक्सरसाइज जो है वो भारत ने की और ये हमारा सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन रहा, इसमें हमें सक्सेस मिला। तो आप समझ लीजिए कि स्पेस की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो भारत ने डेवलप करना जो है वो स्टार्ट कर दी। उसी साल 2019 में भारत ने पहली ऐसी स्टिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज की जिसका नाम था इंड स्पेस एक्स, और खास करके चाइनीज थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये एक्सरसाइज की थी। इसी के साथ साथ भारत ने ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है उसको स्थापित किया, राइट। Furthermore, the launch of the Tri-Service Defense Space Agency has permanently taken the military away from the shadows of civil space. इसरो के पास जो स्पेस में जो हमारे देश में सिविल एजेंसी है इसरो, तो या फिर ISRO, तो इसका डोमिनेंस था, राइट। लेकिन अब वो चीज ऐसा नहीं रहा है, राइट। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस एजेंसी हमारे पास DSA है, तो अब मिलिट्री वाइज भी हम स्पेस पर काम करना जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी की स्थापना की और ये DSRA जो है वो DSA के लिए स्पेस बेस्ड वेपन्स जो हैं उनको डेवलप करेगा। स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया, मिलिट्री डोमेन की बात करें तो 4 मिलिट्री डोमेन है आज के जमाने में: लैंड, वाटर, एयर एंड साइबर, एंड द 5th वन इज ऑफ कोर्स स्पेस, राइट। और यहां पर हमें इस 4th डोमेन में हमें मिलकर एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी एक एक्शनेबल स्पिल ओवर जो है वो क्वाड पर भी इसकी इंपैक्ट आएगी और दोनों देश जो है वो स्टार्टिंग जो है वो एसैट मिसाइल टेस्ट से कर सकते हैं। फ्रांस ने स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 में की, ASTERX, और चाइना जो है वो CIS ल्यूनर स्पेस के साथ 2024 में चाइना जो है वो एक परमानेंट प्रेजेंस अपना मून में स्थापित करने वाला है। तो चाइना भी इसमें आगे बढ़ रहा है, फ्रांस भी इसमें आगे बढ़ रहा है और चाइना और रशिया जो है वो मिलकर इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। यूएसए ने भी दूसरे देशों को अपील की है कि हम मिलकर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, राइट। स्पेस को लेकर, स्पेस एज ए मिलिट्री डोमेन को लेकर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉर्म्स और ये सारी चीज़ें जो है वो बना लेनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम इसमें पीछे रहेंगे तो फिर चाइना और रशिया जो हैं वो अपने रूल्स बना लेंगे और वो रूल्स जो है वो दुनिया को फिर उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो विच इज़ बिट डेंजरस, इजंट इट? Red lines and norms will eventually emerge, but until then it provides an ideal new theater to push Indo-US military collaboration forward. फिर देखिए स्पेस जो है वो बहुत सारी एसेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा GPS, टेलीकॉम नेटवर्क, अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर मिसाइल्स, वेदर फोरकास्ट, राइट। ये सारी चीजें जो है वो युद्ध के समय पर डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं। तो इमेजिन कीजिए कितना नुकसान होगा किसी देश को जब आप उनके इतने सारे टेलीकॉम नेटवर्क्स और इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए स्पेस डोमेन में भी मिलिटराइजेशन जो है, अब बहुत सारे लोग का कहना यह भी है कि हमें इसमें एंटर नहीं होना चाहिए। हम इसमें एंटर क्यों? देखिए, हमें पसंद हो या ना हो, हम एक्शन ले या फिर ना ले, स्पेस जो है ये एक मिलिट्री का डोमेन, 5th डोमेन के तौर पर स्पेस जो है वो डेवलप होने लगा है। तो इसमें हम पीछे नहीं रह सकते। वी कैन नॉट से कि हम बाद में इसमें आएंगे, नहीं,
हमें आज से ही इस पर तैयारी, इनफैक्ट हमने तैयारी स्टार्ट कर भी दी है, लेकिन इसको अब नए लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। और ये आर्टिकल क्या करा है, इंडिया और यूएसए को मिलकर जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। शी जिनपिंग जो है वो 2049 में अपनी चाइनीज़ मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना देख रहे हैं, और ये एक ऐसा स्पेस पावर में अगर इंडिया और यूएसए मिलकर काम करें, पार्टनरशिप करें, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो अलायंस ऑफ अलायंसेस हो जाएगी, राइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन से ये आर्टिकल जो है वो उसका अंत आता है कि इट इज टाइम फॉर इंडिया यूएस मिलिट्री कोलैबोरेशन टू गेट बोल्डर एंड ट्रैवल फ्रॉम माउंटेन्स टू आउटर हेवंस। कितनी खूबसूरत तरीके से इसको एंड किया कि हमें और ज्यादा बोल्डर होना पड़ेगा, और ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है, फ्रॉम माउंटेन्स टू आउटर हेवंस। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेबरिंग ऑन रिफॉर्म। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हाल ही में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई लेबर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर्टिकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहले 44 लेबर लॉज थे तो उनको कन्वर्ट करके 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया है। नंबर 1 इज वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन दैट इज OSH, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस दैट इज IR। इंडस्ट्री क्या चाहती है? इंडस्ट्री चाहती है उनके पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि वो डिसीजन जो है वो सरकार के हस्तक्षेप के बिना कर पाए। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ही ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीज पर सरकार के पास जाना पड़े तो ऐसा इंडस्ट्री नहीं चाहेगी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप तो आपको क्विक डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल होता है बिजनेस का। ट्रेड यूनियंस ये चाहते हैं कि आप हायर एंड फायर ना करें, इट शुड नॉट बी लाइक ए लाइसेंस टू हायर एंड फायर, कि आपने किसी को भी अपॉइंट कर लिया और बिना पूछे उसको, बिना इन्फॉर्म किए आपने उसको फायर कर दिया, सैक कर दिया, आपको निकाल दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड यूनियंस जो है वो भी अपनी जगह पर सही है, इंडस्ट्री भी अपनी जगह पर सही है। व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड ए राइट या फिर एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जो है वो होनी चाहिए। अब लेबर रिफॉर्म्स जो है ये बहुत ही क्रूशियल हैं। 1990s में हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स जो हैं वो उसके साथ साथ उतने ज्यादा अपग्रेडेड नहीं रहे। पार्लियामेंट ने अगस्त 2019 से सितंबर 2020 तक ये सारे लेबर लॉज जो है वो पास किए, लेकिन आज भी 5 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वेज कोड के साथ जुड़े हुए जो मीन्स बेग पार्डन 5 राज्यों ने आज भी 5 राज्यों ने वेज कोड जो है उसको रिलीज नहीं किया है। 9 राज्यों ने IR को रिलीज नहीं किया है, 10 ने SS को, और 11 ने OSH के साथ जुड़े हुए ड्राफ्ट रूल्स जो हैं उनको रिलीज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आगे हैं, राइट। इवन बिफोर दिस 4 कोड्स सर्टेन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड राजस्थान पुश्ड द एनवेलप ऑन रिफॉर्म। खास करके राजस्थान की बात करें तो फॉर एग्जांपल राजस्थान ने क्या डिसाइड किया, ये एक एग्जांपल है कि पहले ऐसा था कि अगर आपके कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, राइट, 100 जितने लोग काम कर रहे हैं, तो फिर अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, राइट, अगर आप वर्कर्स को निकालना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत थी। तो इस चीज से क्या होता था, कंपनी जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, तो फिर इस 100 को 300 कर दिया गया। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी हुई और इसकी वजह से बिजनेस भी अच्छा हुआ। तो ये एक रिफॉर्म जो है वो काफी अच्छा रहा। इसी के साथ साथ जो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2018 में सारे क्षेत्रों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सारे के सारे राज्यों ने जो है वो FTE को इम्प्लीमेंट किया है। An impact assessment of such reforms in selected states by V.V. Giri National Labour Institute and Indian Institute for Public Administration showed that in reforming states, average plant sizes went up and so did formal employment in the manufacturing sector. जब ये सारे रिफॉर्म्स का असेसमेंट किया गया कि इससे क्या फायदा हुआ, तो क्या पता ये चला कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो हैं तो उसमें एक उछाल हमें देखने को मिला और इसी के साथ साथ जो प्लांट की साइज है, जो इंडस्ट्री की साइज है, जो फैक्ट्री की साइज है, उसमें भी एक उछाल हमें देखने को मिला। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हुए। कुछ यूनियंस जो हैं वो FTEs जो हैं उनका विरोध करते हैं, वो इन चीज़ों से इतने ज़्यादा सहमत नहीं है, लेकिन हमें नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है, जॉब्स को फॉर्मलाइज करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर हमारा देश जो है वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा।
इन्वेस्टमेंट आएगा और अगर काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो उसका क्या फायदा, राइट। तो अभी तो हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं बहुत ही परफेक्शन से काम कर रही है, लेकिन बाकी की कंपनीज जो हैं उनके अंदर ये लेबर को लेकर ट्रेनिंग और उनकी देखभाल, बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन वो लेवल की आज भी नहीं होती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि सारे के सारे स्टेट जो हैं वो मिलकर इस पर काम करें। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे के सारे स्टेट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है तो इसको एड्रेस किया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यही कोशिश कर रही है कि सारे के सारे राज्य जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाए और इस पर बेसिकली हम काम करें। After all, that is what modern economic development is all about. Labor shifting from agriculture to manufacturing and services, service jobs in towns and cities. हम क्या चाहते हैं हमारे देश में जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो वो लेबर ये जो मजदूर हैं, अब खेती बाड़ी में उनको कुछ नहीं मिलता है, वी नो, राइट, ना के बराबर पैसे मिलते हैं, बस सर्वाइवल हो जाता है। उसकी जगह पर अगर परिवार के लेट्स से 4 लोग हैं जो एक छोटी सी जमीन में काम कर रहे हैं, ये हमारे देश की कहानी है, सच्ची कहानी, ऐसा ही ज्यादातर हो रहा है। तो अगर 4 लोगों की एक छोटी सी जमीन में जरूरत नहीं है तो सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति खेतीबाड़ी संभाले और बाकी के 3 लोग, जस्ट इमेजिन के 3 लोग जो हैं वो किसी फैक्ट्री में जॉब करने के लिए चले जाए तो इस परिवार की इनकम जो है वो कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन उसके लिए फैक्ट्रीज तो होनी चाहिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए, तब जाकर कंपनीज जो हैं, बाहर की कंपनीज जो हैं या फिर कोई कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि अगर लेबर लॉज अगर बहुत ही डिफिकल्ट है और पुराने हैं और अच्छे नहीं हैं तो फिर बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास कितनी भी अच्छी मशीनरी क्यों ना हो, आपके पास कितनी अच्छी ज़मीन क्यों ना हो, लोकेशन उसका कितना अच्छा ना क्यों ना हो, आपका आइडिया कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। Isn't it? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। द बर्डन दैट विमेन बेयर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक आपकी स्क्रीन पर इमेज है, राइट, जस्ट एक रैंडम इमेज है। आप समझ लीजिए कि एक औरत है जिसका नाम है मालती और ये मान लीजिए कि उसकी बेटी है। अब मालती जो है उसको दिन में 4 से 5 ट्रिप्स लगानी पड़ती है और 10 से 12 वेसल्स जो है वो पानी के वो भरकर लेकर आती हैं। 1 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है। 4 से 5, एक बार घर से वहां पर गई, फिर पानी भरकर वापस आई, तो इससे 10-12 वेसल्स पानी के जो है वो उठाकर उसको आना पड़ता है। उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ही इतनी ज्यादा है। और सिर्फ ये कहानी मालती की नहीं, NFHS 5 कहता है कि 75% हमारे देश की महिलाएं जो हैं उनको ये टाइम कंज्यूमिंग काम आज भी करना पड़ रहा है। उनको पानी भरने के लिए इस प्रकार की ट्रिप्स जो है वो सुबह शाम लगानी पड़ती है। ड्रजरी यानी कि एक प्रकार की आप समझ लीजिए पीड़ा जो हैं और बहुत ज़्यादा हैं हमारे भारत की महिलाओं पर। और फ्यूल यानी कि लकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, और इसके बाद अपने घर में जो सास ससुर हैं तो उनकी देखभाल करना, बच्चे जो हैं उनकी देखभाल करना, कितना काम होता है। और रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन रिपोर्ट 2005 ये कहता है कि हैंड पंप जो हैं ये अगर टूट गया किसी भी नज़दीक पर, ये जो हैंड पंप है अगर ये काम नहीं कर रहा है तो महिला को 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है पब्लिक वेल में पानी भरने के लिए। और वहां पर भी एक लंबी क्यू होती है, पानी की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती और इसमें उसके 4-5 घंटे जो है पानी कलेक्ट करने में चले जाते हैं। 4-5 घंटे, इट्स लाइक ए प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब, और वो भी एक डिफिकल्ट वाली, क्योंकि पानी भरकर आपको घर भी ले आना है। प्राइवेट वेल्स जो होते हैं तो अगर कोई अपर कास्ट नेबर है तो वो फिर लोअर कास्ट के नेबर को पानी भरने भी नहीं देते, राइट। तो इस प्रकार की चीजें भी आज भी हमारे देश में चल रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आने के बाद गैस और ये सारी चीज़ों की समस्या जो है, मीन्स जो लकड़ी इकट्ठे करने जाने की इश्यू, ये सारी चीज़ें जो है वो कम हुई। लेकिन जब गैस की प्राइस, रिफिलिंग की प्राइस बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे घर जो हैं वो आज भी, चलिए गैस के साथ साथ वो आज भी फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं। ये काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट 2021 का कहना है कि मालती जैसे लोग जो हैं वो 52% ऑफ रूरल इंडिया जो हैं वो फायरवुड के लिए उनको जाना पड़ता है। और रेफ्रिजरेटर नहीं है घर में, इसका मतलब ये है कि डेली शॉपिंग करनी है, फ्रेश 3 बार खाना बनाना है, राइट। और इसके लिए भी उसके 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सोचिए कि 24 आवर्स में ऑन एन एवरेज गिने
तो हार्ड वर्क ही कुछ 12 घंटे का हो जाएगा, 12 घंटों से भी ज्यादा का हार्ड वर्क जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अपने लिए, अपने जीवन के लिए उसको कहाँ वक्त मिलेगा, राइट। फिर डिशेस साफ करनी है, लॉन्ड्री करनी है, ये सारी चीजें तो अलग से हैं। तो दिस इज द थिंग, डोमेस्टिक ड्रजरी जिसको हम कहते हैं, इसकी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमें महिलाओं में देखने को मिलती हैं। एग्जॉशन, राइट, मस्क्यूलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स, लो इम्यूनिटी और हायर मेंटल स्ट्रेस, और फिजिकल सेफ्टी भी, कई बार किसी बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, कई बार रेप जैसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो महिलाओं की फिजिकल सेफ्टी के लिए भी ये लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाना दूर दूर जंगलों में या फिर ऐसे बंजर इलाकों में जाना जो है, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। फिर एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट आती है, राइट। और हमें इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। बनासकांठा गुजरात में जो है, तो वहाँ पर रिसर्चर्स ने ये पाया कि जब इंडोर पाइप्ड वाटर सप्लाई महिलाओं को पहुंचाई गई, और इसी के साथ साथ जस्ट इमेजिन कि अगर गरीब व्यक्ति को रीजनेबल रेट पर और ज़्यादा अगर उनको सपोर्ट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ गैस, राइट, गैस बॉटल, तो फिर और उनको उसी के साथ साथ माइक्रो एंटरप्राइजेस की अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेट्स से कि किसी को अगर सिलाई का जो मशीन आता है वो प्रोवाइड किया गया, तो उससे वो घर बैठकर, मीन्स अपनी जो ये आवर्स बचेगी, तो उससे वो घर बैठकर कितना काम पकड़ पाए। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोग जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी महिलाएं जो हैं हमारे देश की, उनसे अगर हम पूछे कि वो कैसे अपना समय मैनेज करती हैं, राइट, ना तो उनके हाथों में रोलेक्स की घड़ी है या फिर किसी और एक्सपेंसिव घड़ी वो नहीं पहनती हैं, राइट, लेकिन फिर भी कितना सारा काम जो है वो टाइम पर फिनिश कर देती है। उसका भी कभी मूड होता होगा कि आज उठकर काम नहीं करना है, लेकिन नहीं, वो करती हैं। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ऐसी महिलाओं से हम सीख सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम यही सोचते हैं कि मिलिट्री के पास ये हैं, मिलिट्री के पास वो सारी स्किल्स हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर सेल्फ डेवलपमेंट कोच ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। लेकिन आई वुड से कि ऐसी महिलाओं को ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट, आप समझ जाएंगे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। दे आर लाइक नेवी सील्स की तरह जो हैं, वो हर रोज़ वो उतनी मेहनत का काम करते हैं। तो और इसके अलावा भी कितने सारे पैसों का प्रॉब्लम भी है। तो जस्ट इमेजिन कि हर तरफ से घिरी हुई हैं ये महिलाएं, कितनी डिफिकल्टीज में जी रही हैं। हेड्स ऑफ एंड लेट्स होप कि इनका जीवन जो है वो आने वाले समय में बदल जाए, ताकि हमारा देश जो है वो बदल जाए। शैडो ऑफ 377 टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 4 साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब एक कन्वर्जन थेरेपी है, राइट, एम्स टू क्योर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस एंड जेंडर आइडेंटिटीज दैट फॉल आउटसाइड हेट्रोसेक्सुअल कन्वेंशंस। हेट्रोसेक्सुअल कन्वेंशन यानी कि जो स्ट्रेट हम कहते हैं ना, बॉय लाइक्स गर्ल, गर्ल लाइक्स बॉय, इसके बाहर की अगर कोई चीज़ें, लेट्स से लेस्बियन, गे एक्सेट्रा, तो फिर उनको कन्वर्जन थेरेपी में डाला जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है सरकार नहीं डालती है, लेकिन फिर उनको समाज या फिर उनके पेरेंट्स, राइट, तो इसमें क्या होता है, ये कन्वर्जन थेरेपी में इट एम्स टू क्योर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस एंड जेंडर आइडेंटिटीज, कि कोई लेट्स से फिजिकली लड़का है लेकिन ही और शी फील्स कि वो अंदर से लड़की है, तो इस चीज को क्योर करना, राइट। तो इस प्रकार की कन्वर्जन थेरेपी जो है वो कंडक्ट की जाती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। मद्रास हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उनको एक डायरेक्टिव दिया टू फाइनली एंड फर्मली डायरेक्ट ऑल स्टेट मेडिकल काउंसिल्स टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशंस हु प्रैक्टिस कन्वर्जन थेरेपी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी राज्यों की मेडिकल काउंसिल्स हैं, तो उनको आदेश दिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन को कहा कि आप आदेश दीजिए और कहिए कि कन्वर्जन थेरेपी जो है वो कोई डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे। A study of medical school students, interns and postgrads in India has found that only around 20% respondents believe homosexuality is not an illness. सिर्फ 20% ये मानते हैं, वरना बाकी जो है वो कहते हैं कि ये एक बीमारी है। और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स है वो कहते हैं कि 55%, सिर्फ 55% जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। बाकी के जो हैं वो एग्री कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल है, बट 55% जो है वो स्ट्रांगली, ये कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स का रिपोर्ट है, राइट, ये सर्वे है उनका।
बाकी के जो हैं आप समझ लीजिए लगभग 50% जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बीमारी है। दूसरी चीज, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को पैथोलॉजाइज्ड किया। पैथोलॉजाइज्ड यानी कि एक प्रकार की बीमारी। 2018 तक ये माना जाता था कि ये एक मानसिक बीमारी है, 2018 में ही, तो बहुत लेट हो गया, isn't it? तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। और ज्यादातर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वही इस थेरेपी में अपने बच्चों को भेजते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की चीज़ों की मीन्स अब सरकार अलाउ नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो क्वेक्स होते हैं, क्वेक्स यानी कि प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, उनको हम कहते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्वेक कहा जाता है। तो ये जो क्वेकरी है वो चलेगी अब, तो इसको लेकर भी हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। वी हैव टू बी बिट केयरफुल। फिर ऐसा ना हो कि ये अनप्रोफेशनल्स के द्वारा ये थेरेपी दी जाए और फिर जो व्यक्ति हैं उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए, राइट? एंड दैट्स एवरीथिंग। व्हेन आई से और ज्यादा खराब हो जाए, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, राइट? क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने उसका दिमाग खराब करके रखा है और तब जाकर उसको कन्वर्जन थेरेपी में भेज रहे हैं, तो फिर ये डॉक्टर आएगा, सो कॉल्ड डॉक्टर क्वेक आएगा और फिर उसका दिमाग और ज्यादा खराब करेगा। तो इन दैट सेंस आई मीन्स सेइंग के उसका दिमाग जो है वो और ज्यादा खराब करेगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट? ओके, तो ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन। इस पर एक फिल्म भी बनी है, राइट? समर ओलंपिक्स में 11 इजरायली एथलीट्स को पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने मार दिया था। तो ये कहां पर हुआ था, कब हुआ था? ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। एंड आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। एंड दोस्तों, आने वाले टाइम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक टॉक आएगा, राइट? एक लाइव बुक टॉक मीन्स कुछ स्टूडेंट्स और क्यूरियस लोगों के साथ लाइव ऑडियंस में आई एम गोइंग टू डिलीवर ए बुक टॉक, राइट? बहुत ही एक नीश ऑडियंस होगी, राइट? दे आर लाइक, ये लोग जो है ना, दे आर लाइक बुक लवर्स, वो बुक पढ़ते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे एक कोर ग्रुप के साथ मैं फेस टू फेस होने वाला हूं और वो जो पूरा सेशन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।